15 में देखिए, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। तो फर्स्ट लाइन है x plus 1 upon 7, x plus 1 upon 7 is equal to y plus 1 upon minus 6 is equal to z plus 1 upon 1। ये दे रखा है। अब ना हमें बस एक चीज याद रखनी है कि ये जो लाइन हमको दे रखी है कार्टेशियन फॉर्म में, इसको एक जो स्टैंडर्ड लाइन होती है कार्टेशियन फॉर्म वाली, मुझे उससे कंपेयर करना है। तो जब मैं उससे कंपेयर करूंगा तो देखिएगा कि वो लाइन हमारे पास क्या होती है, x माइनस एक्स वन अपॉन ए। तो मैं इसको ना ऐसे लिखूंगा, x माइनस माइनस वन अपॉन 7, ताकि ये क्या बन जाए, x माइनस एक्स वन अपॉन ए, y माइनस वाई वन अपॉन बी, तो y माइनस माइनस वन अपॉन माइनस 6 इज इक्वल टू z माइनस माइनस वन अपॉन 1। ठीक है, तो ये हमारे पास ये जो बन गया, तो अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आया मैं इसको, कार्टेशियन की स्टैंडर्ड फॉर्म, x माइनस एक्स वन अपॉन ए इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। अब यहाँ पर क्या होता है, ये x1 y1 और z1, ये x1 y1 z1 वो पॉइंट होते हैं जिस पॉइंट से होकर ये लाइन गुजरती है, और ये नीचे a b और c ये डायरेक्शन रेशियोज होते हैं, किसके, डायरेक्शन वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज। ठीक, अब देखिएगा मैं इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिख सकता हूँ, देखो इन वेक्टर फॉर्म, अभी मैं सिर्फ फर्स्ट लाइन की बात कर रहा हूँ, सेकंड लाइन पर अभी आऊंगा। ठीक, तो इन वेक्टर फॉर्म आर वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। अब ए वेक्टर कैसे बनेगा, ये वाला माइनस वन आई कैप एक्स वन वाई वन और जेड वन, ये माइनस वो वन जे पॉइंट हो गए ना, माइनस वन जे कैप और माइनस वन के कैप प्लस लैम्डा, ये ए बी सी, ये डायरेक्शन रेशियोज हो गए डायरेक्शन वेक्टर के। डायरेक्शन वेक्टर यहां पर आता है पी लैम्डा वेक्टर के साथ में, तो सेवन आई कैप माइनस सिक्स जे कैप प्लस वन के कैप। बताइए क्लियर है, ये चीज समझ में आ गई। इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, सीधा हाँ सर। सीधा, समझ गए। उसके बाद सेकंड लाइन देखते हैं, सेकंड लाइन क्या है, सेकंड लाइन x माइनस थ्री अपॉन वन, x माइनस थ्री अपॉन वन इज इक्वल टू y माइनस फाइव अपॉन माइनस टू, y माइनस फाइव अपॉन माइनस टू इज इक्वल टू z माइनस सेवन अपॉन वन, z माइनस सेवन अपॉन वन। ठीक है, तो अब इसको जब स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो ये वेक्टर फॉर्म में कैसे बन जाएगा, आप ये देखिए बेटा, ये क्या हो गया, x माइनस एक्स वन अपॉन ए इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी, ये हो गया। तो इसमें मैं क्या करूंगा, ये मेरा बन गया एक्स वन वाई वन और जेड वन, तो एक्स वन वाई वन जेड वन से मेरा ये वाला वेक्टर बन जाएगा, जिस पॉइंट ए से वेक्टर बन जाएगा। ये ए वेक्टर बन जाएगा। तो ये बन गया वेक्टर फॉर्म में सेकंड इक्वेशन की लाइन, थ्री आई कैप प्लस हाँ फाइव जे आई कैप प्लस कैप सेवन के। प्लस फाइव जे कैप प्लस सेवन के कैप। देखिए x1 y1 और z1 आता है और बीच में प्लस प्लस के साइन आते हैं। आप कहोगे कि यहाँ पर माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर x1 भी माइनस का है, y1 भी माइनस का है, z1 भी माइनस का है। वैसे नॉर्मली बीच में प्लस के साइन आते हैं। तो ये x माइनस x1, तो x1 मेरा 3 है, ये y माइनस y1, तो y1 हमारा 5 है, वो भी प्लस का 5। समझ गए ना सभी बच्चे। यस सर। ठीक है, क्लियर है। यस सर। आकृति बताइए, कृतिका, यस सर। ओजस क्लियर है। यस सर। ठीक है बेटा, और प्लस का म्यू, म्यू कांस्टेंट हो गया, और अब इसमें क्या आ जाएगा, ये वन माइनस टू और वन,
-2 1 i कैप माइनस 2 j कैप प्लस 1 k कैप। ठीक है, और अब आप ये देखो कि ये मेरी फर्स्ट लाइन की इक्वेशन है, तो इसमें ये वाला वेक्टर और इसमें ये वाला वेक्टर, ये दोनों वेक्टर डिफरेंट है। जब ये दोनों वेक्टर डिफरेंट है तो अगेन ये दोनों लाइंस स्क्यू लाइंस हैं, और इनका जो दोनों के बीच का डिस्टेंस है वो मैं निकालना जानता हूँ। कर लेंगे, कर लेंगे, छोड़ दो इसको। हाँ सर, अब हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 17 मैं करा रहा हूँ। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस व्हिच वेक्टर इक्वेशंस आर दिस। ये दे रखी है वेक्टर इक्वेशन। तो जरा क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। कई बार ऐसा है कि जो इक्वेशंस हमको वेक्टर इक्वेशंस दे रखी होती है ना, वो सिंपलीफाई करके दे रखी होती है कि आई कैप वाले सारे टर्म्स एक जगह, जे कैप वाले सारे एक जगह और के कैप वाले सारे एक जगह। तो उस केस में मुझे क्या करना होता है वो देखिएगा। मैं ये सारा मिटा रहा हूँ। बेटा किसी को भी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बता दीजिए। मयंक, मयंक कोई प्रॉब्लम तो नहीं नो है? सर। अदिति गोयल, नैना गोयल, दोनों बता दो। यस सर। अदिति, क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा। क्वेश्चन 17 में मुझे दो लाइंस दे रखी हैं। फर्स्ट लाइन, फर्स्ट लाइन है r वेक्टर इज इक्वल टू 1 माइनस t i कैप। r वेक्टर इज इक्वल टू 1 माइनस t i कैप प्लस p माइनस 2 j कैप प्लस p माइनस 2 j कैप प्लस 3 माइनस 2 t k कैप प्लस 3 माइनस 2 t k कैप। ये फर्स्ट लाइन होगी। इस फर्स्ट लाइन को मुझे क्या करना होगा कि यहाँ पर मैं ये देख रहा हूँ कि t इसमें भी आ रहा है, t इसमें भी आ रहा है और t इसमें भी आ रहा है। तो मैं t वाले टर्म्स को एक तरफ लेकर ना कॉमन निकालूंगा। देखो कैसे करेंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे। ये हो गया 1 i कैप माइनस टी आई कैप प्लस टी जे कैप माइनस 2 j कैप प्लस 3 k कैप माइनस 2 t k कैप। अब इसमें 1 i कैप, ये 1 i कैप माइनस 2 j कैप और प्लस 3 k कैप, इनको एक तरफ ले लो। 1 i कैप माइनस 2 j कैप प्लस 3 k कैप, इनको एक तरफ ले लिया। फिर ये जो टी वाले टर्म्स है इसमें से टी कॉमन निकाल दो, वो भी प्लस का टी कॉमन निकाल लिया। ब्रैकेट में यहाँ बचेगा माइनस 1 i कैप माइनस 1 i कैप, फिर जे वाला देखो प्लस का टी जे कैप यानी कि प्लस का 1 j कैप, और टी में बाहर निकाल चुका हूँ, ये आएगा माइनस का 2 k कैप। ये हो गया। ये फर्स्ट लाइन हो गई। फर्स्ट लाइन के बाद में सेकंड लाइन, सेकंड लाइन क्या गिवन है देखिए। आर वेक्टर इज इक्वल टू s प्लस 1 i कैप प्लस 2s माइनस। है बेटा। और कुछ नहीं, मैं लाइन ही बोल रही थी। अच्छा अच्छा, s प्लस 1 i कैप प्लस 2s माइनस 1 j कैप प्लस 2s माइनस 1 j कैप और माइनस 2s प्लस 1 k कैप माइनस 2s प्लस 1 k कैप इज इक्वल टू, जब इसको एक्सपैंड करेंगे तो ये हो जाएगा s i कैप प्लस 1 i कैप
प्लस 2sj कैप माइनस 1j कैप माइनस 2sk कैप और माइनस 1k कैप, ये हो गया। अब इसमें कांस्टेंट वाले जो टर्म्स है आई कैप जे कैप के कैप, उनको एक तरफ ले लो, जैसे 1i कैप माइनस 1j कैप और माइनस 1k कैप एक तरफ ले लो। 1i कैप माइनस 1j कैप माइनस 1k कैप एक तरफ ले लिया। और जो s वाले टर्म्स बचे हैं उसमें से s कॉमन निकाल लीजिए, वो भी प्लस का s, तो प्लस s कॉमन निकाल लिया तो यहाँ बचेगा बेटा 1i कैप 1i कैप और यहाँ बचेगा प्लस का 2j कैप और यहाँ बचेगा माइनस का 2k कैप। ठीक है, और अब इसमें मैं ये कह सकता हूँ कि ये वाली फर्स्ट लाइन हो गई, ये सेकंड लाइन हो गई। इसमें भी देखो, जैसे कांस्टेंट हम लैम्बडा और म्यू लेते थे, तो कांस्टेंट लैम्बडा और म्यू ना होकर अब कांस्टेंट टी और एस दे रखा है। तो कई बार क्या होगा, ये इस तरीके के फॉर्मेट में आपको दे रखा होगा जिसमें आई कैप एक तरफ, आई कैप वाली सारी टर्म्स, जे कैप वाली सारी टर्म्स एक तरफ, के कैप वाली सारी टर्म्स एक तरफ। आपको इसको स्प्लिट करना होगा इस तरीके से, ताकि ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट में बन जाए ए वेक्टर प्लस लैम्बडा बी वेक्टर। जरूरी नहीं है कि लैम्बडा आए कांस्टेंट, कांस्टेंट कुछ भी आ सकता है, जैसे यहाँ पर टी है, यहाँ पर एस है, तो कुछ भी आ सकता है। तो ये हमारी दो लाइंस बन गई, ये ए1 वेक्टर, ये बी1 वेक्टर, ये ए2 वेक्टर, ये बी2 वेक्टर। कर लेंगे, अब छोड़ दूं? यस सर। हाँ ठीक है, सर हो जाए। चलिए जी। आराध्या क्लियर है बेटा? Yes, sir. ठीक है जी। अच्छा, अब इसके बाद में हम अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, प्लेन। ये मिटा रहा हूँ सारा। नेक्स्ट टॉपिक प्लेन। चलिए जी, नेक्स्ट टॉपिक है प्लेन। प्लेन को किस तरह से समझना होगा, जैसे मान लीजिए अगर मैं प्लेन की बात करूं तो प्लेन की भी इसी तरीके से हम इक्वेशंस देखेंगे, वेक्टर फॉर्म में और कार्टेशियन फॉर्म में। तो प्लेन जो है, प्लेन कैसे बनेगा, देखिए जैसे ऐसे होता है। तो जैसे लाइन के केस में जो रिक्वायर्ड वेक्टर होता है, लाइन के केस में रिक्वायर्ड वेक्टर को हम आर वेक्टर बोल देते हैं। ऐसे ही प्लेन के केस में भी रिक्वायर्ड वेक्टर को हम आर वेक्टर ही बोलेंगे। ठीक, तो ये तो हमारा प्लेन हो गया। अब इसमें प्लेन की इक्वेशन निकालेंगे। इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। इक्वेशन ऑफ अ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म में क्या होता है कि जैसे हमें कोई भी प्लेन दे रखा होता है ना, तो उस प्लेन के ऊपर पड़ने वाला कोई भी नॉर्मल, यानी कि कोई भी परपेंडिकुलर हम लेते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे ये प्लेन है, तो इस प्लेन के किसी भी पॉइंट पर कहीं पर भी एक नॉर्मल वेक्टर आपने बना दिया, और नॉर्मल का भी यूनिट वेक्टर। ठीक है, नॉर्मल का भी आपने यूनिट वेक्टर बना दिया, तो इसकी इक्वेशन नॉर्मल फॉर्म अगर है तो नॉर्मल फॉर्म में वही हम दो कैटेगरीज लेकर चलेंगे, एक तो वेक्टर फॉर्म और एक कार्टेशियन फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म क्या होगी, देखिए वेक्टर फॉर्म, तो वेक्टर फॉर्म होगी
आर वेक्टर डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी, ये होता है वेयर एन कैप, ये क्या हो जाएगा, यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन, यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन, तो ये हो गया। और जो डी है, जो डी है ये हो जाता है डिस्टेंस ऑफ द प्लेन, बल्कि डिस्टेंस भी ना बोलकर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन। अगर आप परपेंडिकुलर नहीं भी बोलोगे ना, तो उससे भी साफ ये क्लियर हो जाता है कि ओरिजिन क्या है। ओरिजिन एक पॉइंट है, और पॉइंट से मैं किसी भी प्लेन का जब डिस्टेंस निकालूंगा ना, तो वो डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही निकलेगा। तो d क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन, और n कैप क्या होता है, प्लेन के ऊपर पड़ने वाला एक परपेंडिकुलर वेक्टर। उस परपेंडिकुलर वेक्टर को, उस परपेंडिकुलर वेक्टर का हम यूनिट वेक्टर निकाल लेते हैं, तो वो कहलाता है n कैप। ठीक है जी, ये तो हो गई वेक्टर फॉर्म में इसकी इक्वेशन। उसके बाद कार्टेशियन फॉर्म में यहां कर रहा हूं इस तरफ, तो इससे ये समझ में आता है इक्वेशन ऑफ अ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म, कि मुझे यहाँ पर जैसे सबसे पहले हमने लाइन की इक्वेशन देखी थी, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू अनदर लाइन। तो वहां पर एक लाइन दे रखी होती थी जो कि रिक्वायर्ड लाइन के पैरेलल है, एक तो वो लाइन गिवन होती थी जिसको मैं बी वेक्टर यानी कि डायरेक्शन वेक्टर बोल देता था, और एक पॉइंट दे रखा होता था कि लाइन इस पॉइंट से होकर गुजरेगी, वो चीज गिवन होती थी। यहाँ पर इस कैटेगरी में मुझे क्या दे रखा होगा, अगर मान लीजिए मुझे प्लेन पर नॉर्मल वेक्टर दे रखा है और प्लेन का डिस्टेंस दे रखा है ओरिजिन से, तो फिर मैं ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा। अभी करवाता हूँ, आप समझ जाएंगे। और बेटा आर वेक्टर यहाँ पर भी वही है, आर वेक्टर एक स्टैंडर्ड वैल्यू होती है जिसके लिए हम बोल देते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है ना, तो अभी देखिएगा, ये भी बताता हूँ। कार्टेशियन वेक्टर, कार्टेशियन फॉर्म सर, कार्टेशियन फॉर्म में एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू डी। एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू डी। ठीक, वेयर L, M and N are the where, या एक चीज लिख लो उसी से सारी चीज क्लियर हो जाएगी, where n cap is equal to li cap plus mj cap plus nk cap। ये जो n cap है ना, यूनिट नॉर्मल वेक्टर, ये जो यूनिट नॉर्मल वेक्टर है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस ये है, डायरेक्शन रेशियो सॉरी, एल एम और एन। आप कहेंगे एल एम और एन जो है, एल एम और एन तो हमारा डायरेक्शन रेशियो होते हैं, जो आई कैप जे कैप और के कैप के साथ में जो टर्म्स मल्टीप्लाई होती है उसको डायरेक्शन रेशियो बोलते हैं। ठीक, तो हम क्या कह रहे हैं कि जब भी यूनिट नॉर्मल वेक्टर होता है, किसी भी वेक्टर का, अगर किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन का अगर मैं यूनिट वेक्टर निकालने लगता हूँ, तो यूनिट वेक्टर के केस में हमारे डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन सेम होते हैं। तो आप बस इतना समझिए कि x के साथ, y के साथ और z के साथ जो टर्म्स मल्टीप्लाई होंगी वो क्या होंगी, कि आपको अगर यूनिट नॉर्मल वेक्टर दे रखा है
तो यूनिट नॉर्मल वेक्टर के जो हमारे डायरेक्शन रेशियोज होंगे, यानी कि जो आई कैप, जे कैप और के कैप के साथ टर्म मल्टीप्लाई हो रही होगी, बिना कुछ सोचे समझे उन टर्म्स को आपको क्या कर देना है, आपको उसको इसके साथ आई कैप, जे कैप और के कैप के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, सॉरी एक्स वाई और जेड के साथ मल्टीप्लाई कर देना है और करके इज इक्वल टू डी कर देना है। बस एक मिनट रुकिए, मैं एक चीज समझाता हूँ आपको कि याद रखिएगा एन कैप तो हमेशा यही होता है, एन कैप तो हमेशा यही होता है। वेक्टर फॉर्मूले में क्या बोल रहा था, आर वेक्टर डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी, ठीक। और आर वेक्टर की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, आर वेक्टर की वैल्यू क्या होती है, हम ये कहते हैं कि आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ये आर वेक्टर की वैल्यू होती है, चाहे लाइन हो चाहे प्लेन हो। अच्छा, और वेक्टर फॉर्म में क्या है बेटा, आर वेक्टर डॉट एन कैप, एन कैप ये है, एन कैप ये है, तो आर वेक्टर डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी। आर वेक्टर की वैल्यू डालो, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है। डॉट एन कैप की वैल्यू डालो, एल आई कैप प्लस एन जे कैप प्लस एन के कैप इज इक्वल टू डी। जब दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट हो रहा है तो डॉट प्रोडक्ट में आई वाला आई के साथ मल्टीप्लाई, जे वाला जे के साथ और के वाला के साथ। कैसे, x इंटू एल तो क्या हो गया ये एल एक्स, जे वाला जे के साथ एम इंटू वाई मतलब एम वाई और एम जेड, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एम जेड इज इक्वल टू डी। बताइए समझ गए ना। अगर वेक्टर फॉर्म मेरे पास है भी तो वेक्टर फॉर्म से मैं कार्टेशियन में बड़े आराम से कन्वर्ट कर सकता हूँ। क्यों, क्योंकि आर वेक्टर की एक स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, चाहे लाइन हो चाहे प्लेन हो, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। और जो एन कैप है, एन कैप की भी फिक्स वैल्यू होती है, एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप। बताइए समझ गए, आगे बढ़ो। यस हाँ सर। ठीक है बेटा। हाँ और सर। स्मॉल डी याद रखिएगा क्या होता है कि जो भी मेरे को गिवन प्लेन, जो भी रिक्वायर्ड प्लेन है जिसकी इक्वेशन पूछी जा रही है, उस प्लेन का ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो स्मॉल डी होता है, ठीक है। हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, फिर उसके बाद जब हम थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाएंगे प्लेन्स में भी, तब अगर किसी भी बच्चे को ये लगता है कि हम डायग्रामेटिकली और रिप्रेजेंट करके इसको देखें, तो मैं कोशिश करूंगा समझाने की। हालांकि 3D वाली चीज है, बहुत इफेक्टिवली बोर्ड पर नहीं बताई जा सकती, पर फिर भी मैं कोशिश करूंगा। फिलहाल पहले ये देखते हैं कि इसमें क्वेश्चंस किस तरह के आएंगे और हमको करना क्या होगा उसमें। देखो, पेज नंबर 480 पर एग्जांपल नंबर 13 है। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन which is at a distance of 6 upon under root 29 units, 6 upon under root 29 from the origin। तो इसका मतलब क्या दे रखा है कि एक प्लेन की मुझे वेक्टर इक्वेशन निकालनी है जिसका ओरिजिन से डिस्टेंस 6 अपॉन अंडर रूट 29 है। मुझे इसी से समझ में आ गया कि ये मेरे को स्मॉल डी की वैल्यू दे रखी है। स्मॉल डी क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन। तो स्मॉल डी वाला मतलब यही वाला फॉर्मेट मेरे को लगाना है। तो स्मॉल डी की वैल्यू दिया है इसमें 6 अपॉन अंडर रूट 29 एंड इट्स नॉर्मल वेक्टर फ्रॉम द ओरिजिन इज दिस। अब ध्यान रखिएगा, नॉर्मल वेक्टर दे रखा है बट आई रिक्वायर यूनिट नॉर्मल वेक्टर। मुझे नॉर्मल वेक्टर नहीं चाहिए, मुझे यूनिट नॉर्मल वेक्टर चाहिए। तो नॉर्मल वेक्टर इज एन, एन के ऊपर एरो। जब भी मैं किसी भी वेक्टर की बात करता हूँ तो वेक्टर के लिए मुझे ऊपर एरो लगाना पड़ता है, और जब भी मैं उस वेक्टर के यूनिट वेक्टर की बात करता हूँ तो मैं एरो हटाकर कैप लगा देता हूँ ऊपर। ठीक है, तो एन वेक्टर कितना दे रखा है, यानी कि नॉर्मल वेक्टर कितना दिया है, 2i माइनस 3j प्लस 4k, 2i माइनस 3j प्लस 4k। अभी मुझे क्या करना है, मेरे को जो वेक्टर इक्वेशन निकालनी है तो मेरे को एन कैप चाहिए, एन वेक्टर नहीं एन कैप चाहिए। तो एन कैप क्या हो जाएगा, सर अपॉन में मैग्नीट्यूड। बिल्कुल सही, वेक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड, एन वेक्टर अपॉन एन। तो एन वेक्टर क्या हो जाएगा, ये 2i माइनस 3j प्लस 4k, ये तो हो गया एन वेक्टर। और एन हो जाएगा इसका मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर।
ये हो गया, ठीक है। एन कैप इज इक्वल टू 2i माइनस 3j प्लस 4k अपॉन अंडर रूट 2 का स्क्वायर क्या है 4 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, तो 2i माइनस 3j प्लस 4k अपॉन रूट 29। अपॉन अंडर रूट 29। ठीक है बेटा, तो ये मेरे पास एन कैप आ गया। अब एन कैप आने के बाद में फिर इक्वेशन जब निकालनी है मेरे को, वेक्टर इक्वेशन इस प्लेन की, तो मुझे बस जो स्टैंडर्ड इसकी वैल्यू है, जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, उसमें वैल्यू डालनी है। देखो क्या करना है। Therefore, vector equation of this plane will be r vector dot n cap is equal to d। r वेक्टर को तो सिर्फ हम r वेक्टर ही लिखेंगे, क्योंकि वेक्टर इक्वेशन पूछी है, कार्टेशियन नहीं। कार्टेशियन बोली जाए तो r वेक्टर की जगह xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप कर देते हैं, ठीक है। तो r वेक्टर डॉट n कैप कितना है, ये n कैप को स्प्लिट करके लिखिएगा, कैसे, 2 अपॉन अंडर रूट 29 i कैप, 2 अपॉन अंडर रूट 29 i कैप माइनस 3 अपॉन अंडर रूट 29 j कैप प्लस 4 अपॉन अंडर रूट 29 k कैप इज इक्वल टू d। d दे रखा है 6 अपॉन अंडर रूट 29। बस इतना ही करना है। बताइए बेटा, सबको समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, यस सर। काजल क्लियर है? Yes, sir. ठीक है जी। उसके बाद देखिए एग्जांपल नंबर 14 में है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस पूछ रहे हैं, यानी कि एल एम और एन पूछ रहे हैं, किसके, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन। यूनिट वेक्टर जो कि प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, उसी को तो यूनिट नॉर्मल वेक्टर बोलते हैं। भाई परपेंडिकुलर वेक्टर बोलो या नॉर्मल वेक्टर बोलो, एक ही बात है। यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन, r vector dot this plus 1 is equal to 0 passing through the origin, passing through the origin। अब देखिएगा मुझे क्या करना है यहाँ पर, एग्जांपल नंबर 14 में इसमें है गिवन इक्वेशन ऑफ प्लेन given equation of plane r vector dot 6i cap minus 3j cap minus 2k cap, 6i cap minus 3j cap minus 2k cap प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इस प्लस 1 को इधर ले जाते हैं तो ये बन जाएगा माइनस 1। r vector dot 6i cap minus 3j cap minus 2k cap इज इक्वल टू माइनस 1। देखिए जब भी मैं वेक्टर की इक्वेशन बनाता हूँ तो मेरे पास क्या आता है, r वेक्टर डॉट n कैप आता है और इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक, अब क्या है कि यहाँ पर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो या कोई वैसे ही डिस्टेंस हो, सिंपल डिस्टेंस हो, तो नेगेटिव तो नहीं हो सकता। तो इस नेगेटिव साइन को हटाने के लिए मुझे इस वेक्टर को चेंज करना पड़ेगा। तो क्या करूंगा, इस वेक्टर में नेगेटिव कॉमन ले लीजिए बस, r वेक्टर डॉट माइनस
आपने यहाँ बाहर निकाल लिया तो ये बन जाएगा माइनस 6i कैप प्लस का 3j कैप और प्लस का 2k कैप इज इक्वल टू -1 माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, ये जो वेक्टर दे रखा है इस वेक्टर के जो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल कर देखेंगे। अगर इसका मैग्नीट्यूड 1 है तो इसका मतलब क्या है कि ये मेरा यूनिट नॉर्मल वेक्टर ही है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर इसका मैग्नीट्यूड 1 नहीं है तो फिर इसका मैग्नीट्यूड 1 बनाया जाएगा। कैसे? देखिए -6 का स्क्वायर 36 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 36 प्लस 9 कितना हो गया 45, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 45 प्लस 4 49, 49 का स्क्वायर रूट हो गया 7। तो भाई इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो 7 है, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 7 है, तो इसका मतलब ये यूनिट नॉर्मल वेक्टर तो नहीं है। ये यूनिट नॉर्मल वेक्टर पूछ रहे हैं, कैसे बनाएंगे? किसी भी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से अगर डिवाइड कर दिया जाए तो वो यूनिट वेक्टर बन जाता है, ठीक है ना। आप ये देखिए कि किसी भी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से अगर डिवाइड कर दिया जाए तो वो यूनिट वेक्टर बन जाता है। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं इस तरफ भी और इस तरफ भी दोनों तरफ इसको 7 से डिवाइड कर दूंगा। हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड्स, dividing both sides by under root -6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। मैं दोनों तरफ इस टर्म से, मैं दोनों तरफ इस टर्म से, ये टर्म मैंने जानबूझकर क्यों लिखी, मैं डायरेक्टली 7 भी लिख सकता था। ये टर्म इस वजह से लिखी कि मैं इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से, मैग्नीट्यूड इज अ कांस्टेंट टर्म, ये एक वैल्यू है, ठीक। तो मैग्नीट्यूड से मैं दोनों तरफ, कोई इक्वेशन है तो मैग्नीट्यूड है यानी कि कोई कांस्टेंट टर्म है, उससे मैं दोनों तरफ डिवाइड कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो दोनों तरफ डिवाइड करिए बेटा, ये हो जाएगा देखिए आर वेक्टर डॉट -6i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप अपॉन अंडर रूट -6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये ब्रैकेट बंद, इज इक्वल टू 1 अपॉन सेम -6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर, ये हो गया, ठीक है। अब जरा देखिएगा क्या हो जाएगा, ये हमें समझ में आ गया। 36 प्लस 9 45 प्लस 4 49 और अंडर रूट 49 कितना होता है 7 होता है, ठीक है। चलिए जी, तो वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो अपने आप ही यूनिट नॉर्मल वेक्टर आ जाएगा। देखो आर वेक्टर डॉट, ये पूरा क्या आ गया 7, तो इसको मैं अलग स्प्लिट करके ऐसे लिखूंगा -6 अपॉन 7 आई कैप 3 अपॉन 7 प्लस का 3 अपॉन 7 जे कैप और प्लस का 2 अपॉन ये वाली टर्म 7 के कैप इज इक्वल टू 1 तो ऊपर था ही और नीचे क्या आ गया 7, 1 अपॉन 7, ठीक है। वो पूछ रहे थे कि आपको बताना है यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तो यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन क्या हो गया, ये हो गया एन कैप। यही आंसर है, ये पूछ रहे थे, बताइए क्लियर है सबको? यस सर, क्लियर है। ठीक है। और इसी तरीके Yes, sir. से, हाँ जी, इसी तरीके से एग्जांपल नंबर 15 है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द प्लेन 2x - 3y + 4z - 6 इज इक्वल टू 0 फ्रॉम द ओरिजिन। तो अब आप ये देखिएगा, जैसे एग्जांपल नंबर 15 है, तो 2x - 3y + 4z -6 इज इक्वल टू 0, इस 6 को इधर ले जाइए, 2x - 3y + 4z इज इक्वल टू 6, ये हो गया। अब जो इधर वाला है, मैं इसको जानबूझकर, मैं समझ गया कि ये जो है ये इन्होंने x y और z के टर्म्स में आ रहा है, यानी कि कार्टेशियन फॉर्म है। मैं जानबूझकर इसको
कन्वर्ट कर लूंगा वेक्टर फॉर्म में। देखो कैसे, मैं इधर लिखूंगा बेटा xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप डॉट 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप इज इक्वल टू 6। मुझे लगता है आप लोग समझ गए होंगे ये चीज। मैंने क्या करा, देखो xi प्लस yj प्लस zk, इसको तो मैं प्लस 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 ऐसे ही लिखूंगा, और जो यहाँ पर जैसे माइनस आ रहा है तो 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप ऐसे लिखूंगा। ये करने से क्या हुआ, ये xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप, ये स्टैंडर्ड किसकी वैल्यू होती है, r वेक्टर की। r वेक्टर डॉट 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप इज इक्वल टू 6। बताइए बेटा, इतना क्लियर है सभी को? यस सर। हाँ ठीक है। सर। और इसके बाद वो क्या पूछ रहे हैं, वो पूछ रहे हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन। वो डिस्टेंस यानी कि ये वाली टर्म पूछ रहे हैं, वो डिस्टेंस तब तक नहीं निकलेगा जब तक यहाँ वाला वेक्टर यूनिट वेक्टर ना हो। तो अगेन आप देखो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 4 13 और 4 का स्क्वायर 16। तो 16 प्लस 13 कितना हो गया 29। अंडर रूट 29 से इधर भी डिवाइड करना है, अंडर रूट 29 से इधर भी डिवाइड करना है। तो जब इधर अंडर रूट 29 से डिवाइड करोगे तो ये यूनिट वेक्टर बन जाएगा, और जब इधर करोगे तो ये 6 अपॉन अंडर रूट 29 ये हो जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। बताइए समझे कि नहीं? यस Yes. सर। समझ गए? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 16 जो है इसको करने का तरीका नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, एग्जांपल 16 को, इसको अभी छोड़िएगा। और इतना ही करिए, अभी प्लेन में मैं कोई होमवर्क नहीं दे रहा हूँ। प्लेन में अगर चाहें तो आप क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कर सकते हैं। नहीं, आप क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 करिए, एक्सरसाइज 11.3। अब बेटा मैं फिर बोल रहा हूँ, मेरे को ना होमवर्क करके भेज दिया करो आप। एक्सरसाइज 11.3 क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड क्वेश्चन 3, ये 3 क्वेश्चन करिए। और लाइन और प्लेन के लिए मैं दोबारा बोल रहा हूँ बेटा, साथ साथ कर लो इसको, क्योंकि पूरी 12th निपट जाती है, बच्चों के लाइन और प्लेन के डाउट्स खत्म नहीं होते। तो इसको साथ साथ करिए, अच्छे से हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन करिएगा बस, क्वेश्चन हाँ नंबर सर। 1 और 3। जो डाउट आए पूछना मेरे से नेक्स्ट क्लास में। ओके सर। ठीक है, चलिए जी फिर। ओके थैंक यू सर। बाय सर। ओके, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू सर। ओके Thank you, sir. ओके।